अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डी एडुका। आज हम एक और कोर्स स्टार्ट करेंगे व्हाट वी कॉल रियल एनालिसिस, जो आपकी बहुत ही बड़ी डिमांड थी। उसी को हम आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसमें भी जो आपका एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, ये बहुत रोल अदा करता है उसमें, ठीक है। तो इसको हम बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, ठीक। और हम बहुत ही जल्दी जल्दी टॉपिक्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो आ जाए हम स्टार्ट करते हैं रियल एनालिसिस। आप तो जानते होंगे कि रियल नंबर्स क्या है, ठीक है। आई विल ट्राई टू कंप्लीट सम बेसिक टॉपिक्स वेरी क्विकली, ठीक। रियल नंबर्स में क्या क्या आते हैं? रियल नंबर्स इसमें आते हैं, आप जानते हैं, रैशनल्स। This Q represents rationals and union irrationals। और हम कह सकते हैं रैशनल प्लस इर्रेशनल आर कॉल्ड रियल नंबर्स, ठीक है। इसको भी आप जानते हैं कि रैशनल की जो फॉर्म है ना, वो क्या होती है। ये भी एक सेट है, रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। इसकी एक फॉर्म होती है P by Q। P by Q, where P and Q are integers. PQ belongs to Z. This Z represents a set of integers, and here you must know that Q should not be equal to 0. ठीक है, this is the definition of rationals, and which are not rational, these are called irrationals। इसीलिए मैंने लिखा Q complement, it can be represented as R set of real numbers minus Q। मतलब those numbers which are real but not rational are called irrational numbers, or we can write it simply R minus Q। ठीक है, ये हो गया इसके मुतालिक। और आप जानते होंगे कि जो रैशनल्स होंगे ना, इसकी एक और फॉर्म होती है, दीज आर आप जानते हैं नॉन टर्मिनेटिंग भी है इसकी फॉर्म, इन द डेसिमल फॉर्म, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स। और जो इरेशनल्स होते हैं, ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक। ये इसकी एक और फॉर्म है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक। और इसकी आप एग्जांपल तो बहुत दे सकते हैं। √2 है इसकी एग्जांपल, √3 है इसकी एग्जांपल, पाई है इसकी एग्जांपल, जो कि होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ द सर्कल, 2r। दिस इज आल्सो इरेशनल, ठीक। अब हम आते हैं रियल्स का जो बेसिक टॉपिक है ना, वो है सेट्स। उसके लिए मैं जल्दी जल्दी करूंगा आपके लिए 5-10 मिनट में, क्योंकि जो रियल एनालिसिस है ना, इसमें जो मेन पार्ट जो हमारा प्ले करेगा वो सेट्स होगा। हम सेट्स पे ही काम करेंगे, ठीक। और एज यू नो द डेफिनेशन ऑफ ए सेट इन द 11th क्लास, व्हाट इज सेट? ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, सेट्स। आई होप कि आपको ये बेसिक चीजें आपको आती होंगी। सेट्स, ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक सेट होता है, जो मेन सेट्स है हमारे पास इन रियल एनालिसिस, वो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 so on। वो होता है सेट ऑफ इंटीजर्स, इसमें क्या होता है 0 ±1 ±2 so on। ये तो हमने एब्स्ट्रैक्ट में भी किया है। सेट ऑफ रैशनल्स अभी किया मैंने, द सेट्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ P by Q, PQ belongs to Z
क्यू नॉट इक्वल टू 0। सेट ऑफ, इसी तरह सेट ऑफ इरेशनल्स, और हमारा जो सबसे बड़ा सेट है रियल एनालिसिस में वो है रियल नंबर्स, इसलिए हम कहते हैं इसको रियल एनालिसिस में दिस इज यूनिवर्सल सेट, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, विच आर रैशनल्स एंड इरेशनल्स, ये हो गए सेट्स। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे। आप तो जानते हैं कि एक सेट में एलिमेंट्स होते हैं, है ना, एंट्रीज होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं जो एलिमेंट्स है स्मॉल लेटर्स से, या ए ई, जो आप जानते हैं पीयूसी में ए बी सी ए ई आई ओ यू। द नंबर ऑफ सेट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट। एंड कार्डिनलिटी, ये भी आप जानते होंगे, कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट क्या हो गया, इसका मतलब एक सेट में कितने एलिमेंट्स है। अगर हमारे पास कोई भी सेट है ए, बिकॉज वी डिनोट द सेट बाय कैपिटल लेटर ए, और बी और सी और जेड, जो भी आप नाम दे सकते हैं, ए। सपोज दिस इज ए सेट। डेफिनेशन तो आप बुक से भी लिख सकते हैं या बुक को पढ़कर लिख सकते हैं, उतना मसला नहीं है। मैं यहाँ पे वो चीजें दिखाऊंगा जो आपके एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू और जो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी सेट है, सपोज आपके पास एक सेट है ए इज इक्वल टू, इसमें एलिमेंट्स है नेचुरल नंबर में से x बिलोंग्स टू n, ऐसे लिखते हैं x belongs to n, set of natural numbers, लेकिन कितने, such that, मैं यहां पे कंडीशन लगाऊंगा, x जो है ना ये ग्रेटर और इक्वल टू 1 है, बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज x इज ए नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। सपोज मैं यहां पे लूंगा लेस और इक्वल टू 10, वो सारे नेचुरल नंबर्स लेने हैं जो 1 से ग्रेटर और इक्वल टू हैं एंड लेस और इक्वल टू 10। तो इसमें कौन कौन एंट्रीज आएंगे, इसमें आएंगे सारे 1 2 सो ऑन अप टू 10। तो दिस इज ए सेट बिकॉज वी कैन इजीली नो व्हाट आर द एलिमेंट्स इन दिस सेट। इसलिए हमने कहा कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, जो वेल डिफाइंड होंगी, कोई भी एम्बिग्यूटी ना हो, कोई भी एम्बिग्यूटी ना हो, एक बंदा दूर से पहचाने कि इस सेट में कौन कौन एलिमेंट्स है, इसलिए हम कहते हैं वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इसमें कितने एंट्रीज है, इसमें कितने एलिमेंट्स है, 10। तो हम लिख सकते हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट इज इक्वल टू 10। और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं कार्डिनलिटी को, दिस वेरी मॉड्यूलर, बट दिस इज नॉट मॉड्यूलर, दिस इज जस्ट ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट इज 10। ठीक है, ये हो गया कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट, खत्म। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे। आप जानते हैं ये चीजें सब, अगर सपोज सबसेट मतलब क्या हो गया, अगर आपके पास दो सेट्स हैं ए और बी, ठीक है, इसमें भी कुछ एलिमेंट्स होंगे, इसमें भी कुछ एलिमेंट्स होंगे, हम कहते हैं जो ए है ना ये बी का सबसेट है, हम ऐसे लिखते हैं A is subset of B when it means every element of A is in B। मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक सेट है A 0 3 6, अगर आपके पास एक सेट B है, सपोज 0 1 2 3 4 5 6 7, क्या A B का सबसेट है? मतलब क्या ए में जो एलिमेंट्स हैं क्या वो बी में है? बिल्कुल है। यहां पे 0 है, यहां पे भी 0 है, यहां पे 3 है, यहां पे भी 3 है, यहां पे 6 है, यहां पे 6 है। तो हम लिखते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। क्यों? बिकॉज जो भी ए का एलिमेंट है वो बी में है। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि बी का कोई भी एलिमेंट, बी का हर एलिमेंट ए में होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दैट इस ए का जो भी एलिमेंट है वो बी में होना चाहिए। वी राइट ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? ए सेट ए
is a subset of B if every element of A is in B. ठीक है, is in B and we write A is subset of B. ठीक है, मतलब if that is अगर x A में है it implies x तो B में जरूरी होगा। ये जरूरी नहीं है, x belongs to B does not imply always, हाँ कभी कभी हो सकता है does not imply x belongs to A। ठीक है मेरे भाई, सबसेट हो गया क्लियर। अब होता है प्रॉपर सबसेट। क्या मतलब हो गया प्रॉपर सबसेट? मतलब इफ A इज स्ट्रिक्टली कंटेन्ड इन B, बिकॉज जो इक्वलिटी है ना, इट मीन्स A B के बराबर भी हो सकता है। अगर हम लिखेंगे ना ऐसे ही A is subset of B, we mean that A is properly contained, A is strictly contained in B। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे मिसाल दूंगा, वही सेट लीजिए जो मैंने अभी लिया। अगर आपके पास एक सेट है 0 and 1 और B में लूंगा 0 1 2 and 3, since the elements in A are also in B but A is not equal to B, therefore we say that A is properly contained in B। A is properly contained in B। अगर ऐसे होगा ना 0 1 2 3, हम लिख सकते हैं A is equal to BB, या हम लिख सकते हैं A this। It clearly means ये इसमें कंटेन करता है, या हम सीधे ही उस टाइम लिख सकते हैं A is equal to B। इसलिए हम इस वाली जो लाइन है ना इसको भी साथ में लिख सकते। आपने सुना होगा एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जल्दी लिखिए वो भी, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हमें जल्दी जल्दी पहुंचना है अपने टॉपिक पे। दो सेट्स, एक नल सेट, वाइड सेट, एम्प्टी सेट, जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं, फी, और ऐसे भी कर सकते हैं नल सेट, यानी कि वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। एग्जाम्पल दे सकते हैं? यस, क्यों नहीं दे सकते हैं। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 1, ये तो नल सेट है, बिकॉज कोई भी नेचुरल नंबर 1 से छोटा नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं वो वाइड सेट है, नल सेट है। ठीक है, ये सबसेट होता है हर एक सेट का, इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। और दूसरी बात, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अभी मैंने एग्जांपल दी, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर कोई सेट अपने ही सेट का सबसेट होता है। ठीक है, अब आपने सुना होगा यूनियन, इसको भी आप लिख लीजिए जल्दी जल्दी। यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन मतलब ये भी एक सेट है, यूनियन ऑफ टू सेट्स। इसमें कौन एलिमेंट्स होते हैं? वो एलिमेंट्स एक्स जो या ए में होंगे या बी में होंगे। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, इसी तरह एग्जाम्पल तो क्या लिखेंगे, ये तो पीयूसी का कॉन्सेप्ट है। 0 1 2 3, बी को लिख लीजिए सपोज कोई भी सेट 0 4 5 3। इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है, सेट्स में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। हाँ, एलिमेंट्स मस्ट नॉट बी रिपीटेड, ऑर्डर डजंट मैटर। आप कहीं पे भी कोई भी एलिमेंट लिख सकते हैं, लेकिन रिपीटेड नहीं होना चाहिए। मतलब हम 4 को दोबारा नहीं लिख सकते, 5 को दोबारा नहीं लिख सकते। इसी तरह यहां पे भी एलिमेंट्स यूनिक होने चाहिए। अब आप मुझे ये बताइए, यूनियन किसके बराबर आ जाएगा? इसमें सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो या ए में है या बी में है। ए में 0 है, 0, वहां पे भी 0 है, एक ही बार लिखना है।
1 यहां पे भी है, 2 यहां है, 3 यहां है, 3 वहां पे भी है, एक ही बार लिखना है 4 और 5। ठीक है, इतना काफी है आपको समझने के लिए। अब आ जाइए इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब क्या? इंटरसेक्ट, कॉमन। इंटरसेक्ट हो गया ना कॉमन। वो एलिमेंट्स x सच दैट x इज इन A एंड x बिलोंग्स टू B। यहां पे वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो इसमें भी है, जो इसमें भी है, इसलिए इनका जो कार्डिनलिटी है वो थोड़ा छोटी ही होगी। यूनियन में तो बड़ी कार्डिनलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल A इज इक्वल टू 0 1 2, B इज इक्वल टू 0 2 3 4 5 6। अब आप मुझे बताइए A इंटरसेक्शन B किसके बराबर आ जाएगा? 0 यहां पे भी है, यहां पे भी है, एक बार लिखना है। 1 यहां है लेकिन वहां नहीं है, तो हम नहीं लिख सकते, बिकॉज हमें वो एलिमेंट्स लेने हैं जो दोनों में कॉमन है। 2 यहां है, बस 2 ही है। तो कार्डिनलिटी क्या आ गई इस साइड की? 2। छोटी है। इसकी कार्डिनलिटी कितनी आ गई थी अभी? 5 6 7 आई होगी। ये हो गया कार्डिनलिटी भी, इंटरसेक्शन भी, यूनियन भी। अब आप जानते होंगे डिफरेंस ऑफ ए सेट। डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस ऑफ ए सेट, डिफरेंस ऑफ सेट्स। सपोज आपके पास दो सेट्स हैं ए और बी, ठीक है, ए और बी। अगर ये बी इसका सबसेट है, ठीक है, अगर ये बी ए का सबसेट है, तो हम लिखते हैं ए माइनस बी। क्या मतलब है इसका? वो एलिमेंट जो ए में है बी में नहीं है, ए माइनस बी। अभी मैंने वहां पे दिखाया था आर माइनस क्यू, वहां पे क्या आ गया? इरेशनल। जो आर तो है लेकिन रैशनल नहीं है। यहां पे भी जो ए में है लेकिन बी में नहीं है, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते? एक्स। वो एलिमेंट्स आ जाएंगे, एक्स ए में होंगे, बट एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। ठीक है, एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक सेट है, सपोज 1 2 3 4, सपोज बी को हम ऐसे लिखेंगे 2 और 3। अब आपसे क्वेश्चन, बी इज सबसेट ऑफ ए, है ना? अब आप मुझे बताइए ए माइनस बी क्या करेंगे? वो एलिमेंट्स लेने हैं जो ए में है लेकिन बी में नहीं है। क्या 1 यहां पे है? यस, वहां तो नहीं है, तो 1 आ जाएगा। वहां नहीं होना चाहिए। 2 यहां है, वहां पे भी है, 3 यहां है, 4 यहां है, वहां नहीं है, 1 4। ठीक है, ए माइनस बी क्या हो गया? वो एलिमेंट्स जो ए में है लेकिन बी में नहीं है। इसलिए इसकी एक और फॉर्म होती है जो आपने सुनी होगी, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर आप बी कॉम्प्लीमेंट को अप्लाई करेंगे ना, तो ये दोनों सेम आ जाएंगे। लेकिन यहां एक बात यहां पे नोट कीजिए, सिंस बी इज सबसेट ऑफ ए, इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। तो ए माइनस बी किसके बराबर होता है? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर आपको ऐसे ही दिया होगा ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, मतलब किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या है? यहां पे एक यूनिवर्सल सेट की बात हो रही है, वहां पे बात हो रही थी बी कॉम्प्लीमेंट की, लेकिन यहां पे यूनिवर्सल सेट ए था, इसीलिए हमने किया ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, बिकॉज वहां पे ए यूनिवर्सल सेट था। यहां पे जस्ट यू आर गिवन ए कॉम्प्लीमेंट, इट मीन्स द सेट इज यूनिवर्सल सेट। व्हाट इज यूनिवर्सल सेट?
ये तो बहुत बड़ा सेट है जो सबका सुपर सेट होता है, मतलब एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू। और जो रियल एनालिसिस है ना, इसमें हम बात करते हैं आर की। यहां यूनिवर्सल सेट आर होता है, ठीक है। तो जो ये ए कॉम्प्लीमेंट होता है ना, इसका मतलब है वो एलिमेंट्स जो किस में है, यूनिवर्सल सेट में। यहां पे किसकी बात हो रही थी, जो ए में था लेकिन बी में नहीं है। यहां पे बात करते हैं हम जो यूनिवर्सल सेट में है बट ए में नहीं है। इसलिए हम कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हैं। आई होप कि आपको यह समझ आया होगा। दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, दिस इज ए माइनस बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट ए, ठीक है। अब आते हैं हम, मेन चीजें तो हो गई, ठीक। अब मैं लिखूंगा जो हम बढ़ रहे हैं अपने टॉपिक पे। अब आपके सामने आएगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, फील्ड स्ट्रक्चर, ऑर्डर स्ट्रक्चर, ठीक। जल्दी जल्दी करेंगे हम। पहले आप मुझे बताइए, अगर आपके पास एक सेट है, सपोज एस आपके पास एक सेट है, लेट एस इज ए सेट, कोई भी सेट, लेकिन सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसमें रियल नंबर्स ही होते हैं ना, ठीक है। इस पे हम बात करेंगे एडिशन कंपोजिशन ऑन एस, एडिशन कंपोजिशन ऑन एस। फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन, फिर अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, जो एब्स्ट्रैक्ट में भी मैंने किया था आपको। एडिशन कंप क्या हो गया, इसका मतलब यहां पे ऑपरेशन एडिशन है। मतलब अगर आप इस सेट में से कोई भी दो एलिमेंट्स लेंगे, फॉर ऑल ए बी, जो भी आप लेंगे एलिमेंट्स, जो भी आप दो एलिमेंट्स लेंगे एस में से, अगर आप इनको सम करेंगे, ऐड करेंगे, ए प्लस बी मस्ट बी इन एस, बस एडिशन कंपोजिशन, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ ए सेट, कोई भी दो एलिमेंट्स ले लीजिए एस में से, अगर आप इनको ऐड करेंगे तो इसका सम भी एस में ही होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा यहां पे मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन, मल्टीप्लिकेशन, हम बढ़ रहे हैं टॉपिक पे, मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन, ये आप शॉर्ट लिखिए। क्या हो गया इसका, जो भी आप एलिमेंट्स लेंगे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, ए बी बिलोंग्स टू एस, क्लोजर लॉ विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, बहुत आसान है। अब आप बताइए अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, एक सेट कब अलजेब्राइक स्ट्रक्चर पोजेस करेगा, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर कब पोजेस करेगा, जब इसमें वहां पे क्या था, वहां पे जो मैंने एब्स्ट्रैक्ट स्टार्ट किया था पहले ही लेक्चर में, मैंने आपको अलजेब्राइक स्ट्रक्चर पे बात की थी, बाइनरी ऑपरेशन पे बात की थी मैंने, है ना। ए स्टार बी बिलोंग्स टू एस, वेयर ए बी बिलोंग्स टू एस, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, अलजेब्राइक प्रॉपर्टी, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। एक सेट को हम उस टाइम कह सकते हैं कि ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है या ये पोजेस करता है अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, एस इज सेट टू पोजेस, मैं ए एस लिखूंगा टाइम बचाने के लिए, मतलब अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। इफ कब, अगर वो दोनों जो मैंने अभी एडिशन कंपोजिशन और एडिशन मल्टीप्लिकेशन फॉलो करेगा, मतलब जो भी आप एलिमेंट्स लेंगे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस, ए प्लस बी बिलोंग्स टू एस, ए डॉट बी बिलोंग्स टू एस, खत्म। अब आ जाइए आप फील्ड स्ट्रक्चर पे, ये हो गया एडिशन कंपोजिशन, मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। अब दो चीजें रह गई है आज के टॉपिक में, फील्ड स्ट्रक्चर, ऑर्डर स्ट्रक्चर। फील्ड स्ट्रक्चर, और जो रियल एनालिसिस है ना, इसमें आप एक बुक पढ़ सकते हैं, मैथमेटिकल एनालिसिस बाय एस सी मलिक, ठीक है।
उसको आप देखते जाए, आपका जो एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो आसानी से आपका क्वालिफाई हो सकता है। मैथमेटिकल एनालिसिस, ये अच्छी बुक है, इसमें जो बेसिक है ना वो आपको सब क्लियर हो जाएगा, लेकिन हायर जो है उसके लिए बहुत ही बढ़िया बुक्स है, वो आगे मैं बता सकता हूं आपको। एससी मलिक, ठीक है, आप ये देख सकते हैं। फील्ड स्ट्रक्चर, देखो हम जल्दी जल्दी करेंगे इसको खत्म। फील्ड स्ट्रक्चर मतलब एक सेट होगा हमारे पास एस, ठीक है, इसमें दो ऑपरेशंस होंगी, एडिशन कंपोजिशन एंड मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन, ठीक। इज a field structure is a field structure under two compositions, under एक होता है कौन कौन, एडिशन कंपोजिशन, इसको लिखूं मैं AC, एंड मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन MC। कब, इफ इट सेटिस्फाइज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। इसमें हमने पहले ही लेक्चर में बात की थी ग्रुप्स में, इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसमें 11 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, 5 विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, 5 विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और एक है कॉम्बिनेशन ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, दैट वी कॉल एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो बात करते हैं पहले जो 5 प्रॉपर्टीज है विद रेस्पेक्ट टू एडिशन की। इसको हम लिख सकते हैं इसी तरह A1, क्या मतलब हो गया इसका, एडिशन प्रॉपर्टी फर्स्ट, पहली प्रॉपर्टी। क्लोजर लॉ, क्या हो गया इसका मतलब, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस, ए प्लस बी मस्ट बिलोंग टू एस, मतलब क्लोजर लॉ मस्ट सेटिस्फाई, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं CP, क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि एडिशन कंपोजिशन होल्ड्स। दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव, ये तो हमने ग्रुप में भी किया है, ए प्लस बी, ये अंडर एडिशन है इसलिए वही प्रॉपर्टी होगी, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। एसोसिएटिव, इसको आप लिख सकते हैं AP, ठीक। तीसरी प्रॉपर्टी होती है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस देयर एग्जिस्ट 0 इन एस। आप देख सकते हैं इसके रिलेटेड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के पहले 2-3 लेक्चर सब समझ में आ जाएगा, इस पे मैंने बहुत ही बात की है। a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस a इज इक्वल टू a। चौथी प्रॉपर्टी क्या है, चौथी प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू देयर मस्ट एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग्स टू एस। अगर मैं इनको ऐड करूं तो मुझे आइडेंटिटी मिलना चाहिए, इनवर्स तो यही मतलब है ना, इस पे भी बात की है, a प्लस माइनस ए इज इक्वल टू 0। और फिफ्थ प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, वहां पे भी हमने बात की एबिलियन ग्रुप की, ठीक है, ये उसके रिलेटेड थोड़ा थोड़ा है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये हो गए 5 प्रॉपर्टी किसके रिलेटेड, एडिटिव, ठीक है। ये यहां पे आप लिख सकते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, वो होती है 0, एडिटिव आइडेंटिटी। ये होती है एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, और ये होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी CP। CP मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी, यहां पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब रह गए 5 प्रॉपर्टीज विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ऐसे ही आप यहां पे बोर्ड को साफ कीजिए, यहां पे लिखिए आप M, M2, M3, M4, M5। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस, ए डॉट बी, फॉर ऑल दिस, समझ आया होगा, फॉर यस, यहां पे आप बात कीजिए, यहां पे 1 एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1।
ए इंटू वन, मुझे ए ही मिलना चाहिए। इस पे भी बात की हुई है मैंने। ए इंटू वन इंटू ए इज इक्वल टू ए। यहां पे लिख सकते हैं आप मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इनवर्स फॉर ऑल ए देयर एग्जिस्ट्स वन बाय ए, वन बाय ए, बिकॉज मुझे मिलना चाहिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वापस जब मैं इसको ऑपरेट करूंगा, सच दैट ए डॉट वन बाय ए, और इसको हम ए इनवर्स भी लिख सकते हैं, ए इनवर्स भी इज इक्वल टू वन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव। और फिफ्थ प्रॉपर्टी है एबिलियन, सॉरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि मुझे एब्स्ट्रैक्ट ही छाया हुआ है, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये हो गए 10 प्रॉपर्टीज। और चौथी प्रॉपर्टी है 11th प्रॉपर्टीज, दैट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। 11th प्रॉपर्टी क्या होगी? ए डॉट, यानी इसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को कंबाइन किया हुआ है, ठीक है। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी फॉर ऑल, जो भी एलिमेंट्स लेंगे आप सी में से, ठीक है। ये हो गया फील्ड स्ट्रक्चर। अब मैं आपको दिखाऊंगा ऑर्डर स्ट्रक्चर, ऑर्डर स्ट्रक्चर, ऑर्डर स्ट्रक्चर मतलब एक फील्ड को हम कब कह सकते हैं कि ये ऑर्डर्ड फील्ड है? फील्ड तो होगा, ऑर्डर्ड फील्ड कब हो सकता है, ठीक है। ए फील्ड एस इज ऑर्डर्ड फील्ड और ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर इफ, अगर ये 4 प्रॉपर्टीज और सेटिस्फाई करे। पहले फील्ड होना चाहिए। ऑर्डर्ड फील्ड कब होगा? 4 प्रॉपर्टीज मस्ट होल्ड। पहली प्रॉपर्टी आपने सुना होगा लॉ ऑफ ट्राइकोटमी, ठीक है। लॉ ऑफ ट्राइकोटमी क्या कहता है? लॉ ऑफ ट्राइकोटमी कहता है कि अगर आपके पास 2 रियल नंबर्स है, उनमें 3 ही पॉसिबिलिटीज है। जो भी आपके पास इस सेट, बिकॉज S is a subset of real numbers, because we are in the domain of real numbers. For all A, B belongs to 3 ही पॉसिबिलिटीज है। either A is greater than B, either A is equal to B, either A less than B। इन तीनों के अलावा कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। A ग्रेटर भी होगा, इक्वल टू भी होगा, ये तो चांस ही नहीं है। रियल नंबर या छोटा होगा, इक्वल होगा, या बड़ा होगा दूसरे रियल नंबर से, ठीक है। दूसरी लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी, अब देखो ये क्या कहता है। ये आसान है। सपोज 2 और 3 है, 2 तो छोटा है, 3 और 5, 3 तो बड़ा है, 3 इज इक्वल टू 3। लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी क्या कहता है? अगर आपके पास ये है इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर आपके पास 2 एलिमेंट्स है इस सेट में से, 2 रियल नंबर्स है, और ए बी से बड़ा है और बी ए से बड़ा है, सॉरी सी से बड़ा है, देन ए ग्रेटर देन सी। मतलब हम रियल्स की बात करेंगे। ए जो है ना, सपोज A3 है, A5 है, B3 है, सपोज 5 ग्रेटर देन 3, एंड C2 है, 3 ग्रेटर देन 2। मैं उससे बड़ा, ठीक है, वो उससे बड़ा, तो मैं उससे भी बड़ा हो गया ना, तो 5 ग्रेटर देन 2 ही मैंने लिखा। अब तीसरी प्रॉपर्टी है, जल्दी जल्दी कीजिए। तीसरी प्रॉपर्टी, अगर A ग्रेटर देन B है, ठीक है, और कोई भी एलिमेंट C इस S में से है, देन अगर मैं इसको ऐड करूंगा ना C बोथ, देन A प्लस C इज ग्रेटर देन B प्लस C। ये तो बिल्कुल सीधी सीधी बात है, इसमें उतना करना ही नहीं है आपको, ठीक है।
चौथी प्रॉपर्टी है अगर अगर ए ग्रेटर देन बी है, ठीक है, एंड सी इज पॉजिटिव, याद रखिए सी मस्ट बी पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0, देन इट इज पॉसिबल ए सी इज ग्रेटर देन बी सी। अगर सी लेस देन होगा तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, देन उल्टा होगा, सी मस्ट बी पॉजिटिव। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर। अगर पहले कोई फील्ड है फिर दीज प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, वी कॉल दैट फील्ड ऑर्डर्ड फील्ड। कल हम पढ़ेंगे सेट ऑफ रियल्स, सेट ऑफ रैशनल्स और ऑर्डर्ड फील्ड्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आर नॉट फील्ड्स। और उसके बाद पढ़ेंगे हम इंटरवल, फिर लिमिट पॉइंट, बाउंडेडनेस, अपर बाउंड, लीस्ट बाउंड, आगे चलता जाएगा। मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज।